हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 62, जो मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। ओके और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज़ पीजीटी कॉमर्स के लिए। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए 61 पार्ट तक वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे बिकॉज एक एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी वजह से उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट कॉमर्स का हो या पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, आपने हर एक कॉन्सेप्ट को करना है और अपना बेस्ट देना, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 62 को। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 62 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। आपको ये बताना है ऐसा कौन सा ऑडिट है जो टू एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ओके तो आप नाम से ही कई बार देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाता है, तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी होती है, पूरा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, अपना नॉलेज भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इंटरनल ऑडिट, सेकंड है इंटरिम ऑडिट, थर्ड है फाइनल ऑडिट और फोर्थ है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जो ऑडिट टू एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है उसको हम लोग इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ ए लिमिटेड व रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, और इसका करंट रेशियो 2.5:1 दिया हुआ है। आफ्टर दिस इट पेड रुपीज़ 70,000 टू क्रेडिटर्स एंड रिसीव्ड रुपीज़ 30,000 फ्रॉम डेटर्स। कैलकुलेट द रेशियो आफ्टर द पेमेंट। आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि करंट लाइबिलिटी आपको कितनी दी हुई है? 5 लाख और करंट रेशियो 2.5:1। हमारा जो है करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छे से करना है क्योंकि सिंपल अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। करंट एसेट्स हमें पता नहीं, ठीक है, करंट लाइबिलिटी हमें पता है 5 लाख। अब हमें रेशियो कितना दिया हुआ है? 2.5:1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स हमारी कैसे आ जाएंगी? 12,50,000। कितनी आ गई? 12,50,000। अब हमें करंट एसेट्स पता चल गई। देखो करंट एसेट्स 12,50,000, करंट लाइबिलिटी है हमारे पास 5 लाख की। अब हमने करना क्या है? आपको बोला है कि इसके बाद इन्होंने 70,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो एक तरफ से आपका कैश जा रहा है तो करंट एसेट्स कम होंगी, एक तरफ से आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, तो 70,000 यहाँ से कम हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको रिसीव हुए हैं 30,000 फ्रॉम डेटर्स। अब एक बात बताइए, 30,000 अगर डेटर्स से मिले हैं तो एक तो कैश आया हमारे पास 30,000, यानी कि एक बार तो प्लस हो गया 30,000, लेकिन डेटर्स करंट एसेट्स है तो डेटर कम भी तो हो रहे हैं ना, कैश आ रहा है, तो एक बार माइनस हो गया 30,000। तो अब इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस क्वेश्चन में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग वाला। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग से आपके क्या होते हैं, एक ही साथ 4 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जब भी करेंगे आप लोग, आपने बेस्ट वन देखना है कि हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक को आपको यहाँ पे कुछ बैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी डेट्स दी हुई हैं, ईयर दिया हुआ है, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, जो पहले वाली वीडियोस है उनसे रिलेटेड भी कुछ भी आपको नया लगे साथ के साथ ज़रूर नोट करना है। ठीक है, ताकि जब भी आपका एग्जाम टाइम हो आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाओ। देखिए वर्ल्ड बैंक दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन दिया है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दिया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक।
तो आप लोगों ने ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक का ईयर है हमारा 1944, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ईयर है 1956, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का है 1960 और एशियन डेवलपमेंट का है 1966। यानी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है ईयर। तो अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है इनके ईयर्स का, ठीक है, अच्छे से इसको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, यहाँ पर इसको अगर हम बात करें लिस्ट सेकंड में, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है और सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है, वही सेम है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है इस ऑप्शन में, दिख रहा होगा आप लोगों को दिस वन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। ओके, इस टाइप के आपको क्वेश्चन अच्छे से करने हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है पॉलिसी इज अ वर्बल, रिटर्न और इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड सेटिंग अप बाउंड्रीज दैट सप्लाई द जनरल लिमिट्स and direction in which managerial action will take place. This definition was given by, देखो कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे मैनेजमेंट में डिफरेंट बुक्स है, कौन सी बुक्स किसने लिखी है, कब कौन सा ईयर है, तो ये चीज़ें जो साथ के साथ प्लीज़ ज़रूर नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी की डेफिनेशन दी हुई है। देखो पॉलिसी एक वर्बल, यानी कि वर्बल समझते हैं आप, वर्बल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ओरल रिटन, ठीक है, थ्रू वर्ड्स होती है। इम्प्लाइड जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं की जाती इम्प्लाइड होती है। ओके, ओवरऑल गाइड सेटिंग अप बाउंड्रीज, पॉलिसी आपकी जनरल गाइडलाइंस होती है, आपको पता ही होगा, जो हमें जनरल लिमिट्स बताती हैं कि उस लिमिट्स के अंदर अंदर हमें डिसीजन लेने हैं और किस डायरेक्शन में जो है हमारा मैनेजरियल एक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, ये आपको बताती है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है, फर्स्ट आपको दिया है जी.आर. टेरी, सेकंड है कुंट्ज एंड ऑर्डोनेल, मैरी पार्कर फॉलेट और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये डेफिनेशन दिया है जी.आर. टेरी ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये बताना है फेस कार्ड होता क्या है। फेस कार्ड में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये आते हैं तीनों। और आपको पता है कार्ड्स के अगर हम बात करें तो एक कार्ड का होता है 4 इन नंबर, जैसे 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 जैक होंगे, तो टोटल ऊपर वाला हमारा पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ये हमारा जो है 12, नीचे टोटल कितने हैं 52। इसको आप कट करते हैं 4 की टेबल पे तो 3/13 आप लोगों के पास आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करने हैं। तो देखो 52 कार्ड्स में फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, तो हमें कैसे होगा, अभी आपको जैसे बताया टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 होते हैं, किंग क्वीन जैक, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने होते हैं टोटल, एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स रहते हैं, तो आपका 12/52 यानी कि 4 की टेबल से कट करते हैं तो आपके पास 3/13 आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइदर होली और पार्शियली सच एरर्स आर कॉल्ड। देखिए ये जो एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एरर्स वो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डेपिक्ट कर देता है बिकॉज डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता, और कुछ एरर्स ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस नहीं शो करता है। तो इन एरर्स की आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट की कौन सी एरर क्या शो करती है। अब देखिए आपको यहाँ पर बोला है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या तो पूरा ही हॉली या फिर पार्शली भूल गए हैं, है ना, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। बाकी आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, एरर ऑफ कमीशन, जैसे कि मान लो रोंग अमाउंट आपने गलत अमाउंट आपने कर दिया एंट्री, ठीक है। और उसके बाद कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर वो एरर होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर देती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कॉम्पनसेटिंग एरर की मैं बात कर रही हूँ, अगर हमने रोहन को डेबिट करना था हमने 500 से, लेकिन हमने उसको कितने से डेबिट कर दिया 50 से, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हमने 50 में कर दिया। ऑन द अदर हैंड सोहन को हमने डेबिट करना था, सोहन को
ठीक है, सोहन को डेबिट करना था 500 से, लेकिन हमने उसको सोहन को डेबिट करना था 50 से, लेकिन हमने उसको 500 से कर दिया। यहाँ पर देखो डेबिट में टोटल अमाउंट तो 550 आया, लेकिन ये कॉम्पनसेटिंग है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, एक दूसरे की गलत इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर दिया। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है, प्रिंसिपल जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं अगर उनको ना फॉलो किया जाए तो जो एरर्स होती हैं दैट आर एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, जैसे आपने जो वेजेस है वेजेस आपने पे किए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब यहाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, अभी तो मशीनरी इंस्टॉल भी नहीं हुआ, आपको ये चीज़ें पता ही होंगी, इसको अभी हम ऐड करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हमने उसको वेजेस से डेबिट कर दिया। यहाँ पर डेबिट तो हुआ है लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपने इनको बिल्कुल अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मेजर्स द रेट एट विच एम्प्लॉयज़ लीव द कंपनी। आपको बताना है ऐसा कौन सा है इसमें टर्म जो ये बताता है कि एम्प्लॉयज़ किस रेट से कंपनी को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसी क्या टर्म यूज़ की जाती है। फर्स्ट है टर्नओवर कोस्ट, सेकेंड है टर्नओवर रेट, फिर है टाइम टू फिल और डी है कॉस्ट पर हायर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। ओके।